नमस्ते जी। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? इस संडे को जो है वो टेस्ट रहेगा और जो पिछली बार जैसे जो है वो पीडीएफ सेंड हुआ था उस तरीके से नहीं, इस बार पूरा प्रॉपर जो टेस्ट के फॉर्मेट में होगा। टॉपिक जो है वो लिख दीजिए। अकाउंट्स। क्यों कम क्यों चल रही है? कम मत कीजिए भाई। पढ़ाई जो है वो शुरू से ही साथ साथ चलते रही है। देखो, अगर किसी दिन ना भी पढ़ पाओ ना, तो जो क्लास की है उसके नोट्स तक का काम जो वो कंप्लीट करके रखो। रीज़न ये है कि ताकि रिवीजन जो है वो आपका आसान रहे, आप आसानी से टाइम के हिसाब से जब भी चाहो तब रिवीजन कर पाओ। कोई नहीं, कीजिए जितनी कोशिश हो। जित उसमें 11th में पढ़ते थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो आपके पास समय है उस समय को आप पूर्णतः इस्तेमाल कीजिए, वो बेस्ट है। जो वैकेंसी जो बिल होती है वो हमेशा जो जैसे जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया, जिसने जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम क्लियर किया वो आगे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्लियर होता है, वो फिर आगे जो वो और कोई एग्जाम होता है तो उसके अंदर क्लियर करता है। तो उसका रीजन ये रहता है कि जो मेहनत करने वाला वो मेहनत करता है। और अगर आप उसमें हैं, जैसे आप तो स्कूल में लगे हुए हैं, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है। क्योंकि जो एक कहावत है कि आप अपना काम अगर किसी से करवाना है तो ऐसे आदमी को मत दीजिए जो काम नहीं कर रहा है, फ्री बैठा है। जो काम कर रहा है उसे काम दीजिए ताकि आपका काम हो जाएगा। रीजन ये है कि जो काम कर रहा है वो कैसे भी समय निकाल के काम कर लेगा। तो अब जितना समय निकालोगे और जितना करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। क्लियर है? तो ये संडे को टेस्ट रहेंगे भाई, इनके जो है टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। अकाउंट में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस से रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से टेस्ट जो है वो रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। रेगुलर साथ साथ चलते रहिए। देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई हार्ड एंड फास्ट चाहिए ही चाहिए। आपको दिन के अंदर एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि ये तो आपको कंफर्म जो है वो लेके ही चलना है। दिन में कम से कम आधा घंटा जो है, ये तो आप तय करके रखिए कि दिन में आधा घंटा जो आपको करंट पढ़ना है, ये पढ़ना ही है। क्योंकि अपने मेन दिक्कत जो है वो, नमस्ते जी, कोई नहीं, कीजिए जितना अपना बेस्ट जो वो कीजिए, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे जो वो, देखो, अपन क्या करते हैं, अपन जैसे जिस दिन प्लान बनाते हैं ना उस दिन ये करते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे, वैसा होता नहीं है।
धीरे धीरे, जैसे अभी आधा घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा कीजिए, 1 घंटा पढ़ रहे हो तो एक जो उसे 1.5 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए। हम कोई भी आदत जो बदलते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, बहुत सारी अपने पास जो है वो नमस्ते जी, बहुत सारे जो है वो अपने को चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है शुरुआत से ही, एक तो ये करंट जो है मूमल का जो है मासिक ले आइएगा, या पिछले साल का भी जो वार्षिकांक ले आइएगा। ये आधा घंटा जो है ये कभी मिस मत कीजिएगा, ये आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। करंट आपका अच्छा होगा, अगर करंट अफेयर आपने अच्छे कर लिए तो आप फर्स्ट पेपर के अंदर 25 प्लस पहुंच पाओगे। अगर 25 प्लस पहुंचना है तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन जो होगी ये करंट अफेयर रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर जो अल्टीमेटली सारी चीज़ें रिवाइज करवाता है। कि कोई भी जो स्मारक है, जैसे उसको कि राष्ट्रीय धरोहर के अंदर सम्मिलित किया, तो उस स्मारक को पढ़ोगे तो उससे आपको याद आ जाएगा कि किसने बनाया था, कब बनाया था, किस तरीके से बनाया था, क्या लड़ाई हुई थी, वगैरह वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें जो वो उसके साथ साथ लिखी होती है। तो ये करंट अफेयर जो है इसको आप कंटिन्यूस जो वो पढ़ते रहिएगा। बाकी आपको दिन में कुछ भी मिले या नहीं मिले, कॉमर्स जो पार्ट है उसके अंदर कॉन्सेप्चुअली क्लास के अंदर समझ लोगे ना, तो भी आपके क्वेश्चन जो वो आंसर होने शुरू हो जाएंगे। मेन दिक्कत अपने को इसमें साथ में जो वो 25 प्लस मिनिमम लेके चलना है, तो उसके लिए ये चीज़ कभी नहीं छोड़े, ये आप रेगुलर लेके चलें कि ये आपको करना ही है। करंट जो है वो तो आपको डेली पढ़ना है, और पीछे वाले साल का जो वार्षिकांक ले आइएगा, 2022 का जो वार्षिकांक है वो ले आइएगा, ताकि आपको काफ़ी डिटेल जो है उसमें मिलती रहे। लास्ट ईयर का करने का रीज़न ये है कि इससे आपको आंकड़े समझ आएंगे। जैसे कि पिछले साल जो चुनाव हुए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पिछले बजट के अंदर दी गई है, जो कि इस साल लागू हुई है या अब लागू होगी, तो आपको पूरी बैक स्टोरी पता रहेगी। तो ये करंट जो है वो पढ़ोगे ना, तो फिर इसके बाद में, क्योंकि अब जस्ट करंट जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, लगभग 10 फरवरी जो है वो बता रहे हैं कि 10 फरवरी को जो वो आएगा अपना बजट। बजट आने के बाद बजट के साथ साथ सरकार जो वो आर्थिक समीक्षा देती है कि भाई हमने इस साल सरकार ने ये काम किया, ये चीज़ें हुई। तो वो सारी चीज़ें जो आर्थिक समीक्षा के अंदर डाटा जो कितने चेंज होते हैं बहुत माइनर से, कि भाई पिछले साल जो कैमल्स की जो है ऊँटों की संख्या हमारे पास ये थी, जिसके अंदर जो 5% इंक्रीज हुआ है। तो ये बेचे वाले साल से आपको स्टोरी पता रहेगी, तो आपको ये फिर आसानी से याद रहेगा। समझ आ रही बात? क्योंकि वैसे करंट अफेयर ऐसा है कि याद होता नहीं है कि आप पढ़ोगे और पूरा का पूरा रटने बैठोगे, उस तरीके से होगा नहीं, क्योंकि उसमें आपका चलेगा जो है वो इंट्यूशन, मतलब कि जैसे हम कहते हैं तुक्का। करंट के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर काफी हद तक चलते हैं तुक्के। तुक्के कैसे चलते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड के अंदर जो कहीं न कहीं प्रिजर्व रहेगा, जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको उसके अंदर दिख जाएगा। तो वो 2-3 बार पढ़ा हुआ होगा कि भाई अच्छा कैमल, अच्छा पिछले वाले साल इतने थे, इस साल इतने बड़े, तो फिर वो डाटा जो अपने आप लिंक होने शुरू हो जाते हैं। पीछे वाले साल का पढ़ोगे, जैसे नॉर्मली लगभग वो 100 पेज की आएगी, लगभग पीछे वाले साल की 100 पेज या 120 130 इस तरीके की पेज की आएगी। दिन में अगर आधा घंटा सही से पढ़ोगे तो आप 5 से 10 पेज जो वो कर सकते हो। तो 20 दिन के अंदर जो आपका ये पीछे वाले साल की पूरी तैयार हो जाएगी। फिर आप मासिक जो पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और अच्छे से उसे समझ पाओगे। तो ये जो है ये मूमल जो है साथ लेके चलिएगा, इसको आप अच्छे से कीजिएगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ पाओ। क्योंकि आपको 2 पैरेलल स्टडी करनी है। क्लियर है? क्योंकि 2 पैरेलल स्टडी करनी है। एक पेपर थर्ड जो वो एक अलग है, और पेपर 1 और 2 जो है वो अलग है। पेपर 1 और 2 के अंदर जो है हम आपको इतना प्रॉमिस कर देते हैं कि आप क्लास के बाद में जो है पूरे लास्ट के अंदर जब पूरे होंगे तो उसके बाद में शॉर्ट नोट्स इतने जो है वो प्रोवाइड कर देंगे कि आप अगर उनको, हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। पेपर जो थर्ड है बना देंगे ये भी। पेपर थर्ड जो है ये पूरा एक अलग है। पेपर 1 और 2 में हम आपको इतना गारंटी देते हैं कि पूरा का पूरा समझने के बाद जो शॉर्ट नोट्स बना देंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और शॉर्ट नोट्स जो हर सब्जेक्ट के जो 50-60 पेज के अंदर जो कवर कर देंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको जो कंटिन्यूअसली उनको रिविजन करना है ताकि आपका काम बन जाए। क्लियर है? हाँ, आज वैसे स्टूडेंट तो है, लेकिन बाकी जो है 5-4 लोग जो है वो ऑफलाइन ही देखते हैं। अब उनको जो है टाइम सूट नहीं होता है। वो कहते हैं कि सर
अलग टाइम के हिसाब से फ्री होते हैं, तो जब फ्री होते हैं उस हिसाब से देख लेते हैं। क्लियर है भाई? तो ये साथ लेके चलिएगा, पेपर थर्ड जो वो साथ लेके चलिएगा, और पेपर थर्ड के अंदर भी थोड़ा स्ट्रेटेजी से चलिएगा। वैसे है अपने सब्जेक्ट से बाहर की बात, लेकिन क्योंकि भर्ती में साथ में, इस वजह से इसकी भी बात जो है वो मैं आपको साथ ही बताता हूँ। पेपर थर्ड के अंदर पहली बात तो आपको एक्सपर्ट बनना नहीं है। आपको जो इसमें क्या करना है, मार्क्स ढूंढने। और मार्क्स ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, पेपर थर्ड के अंदर, पर्टिकुलर पेपर थर्ड के अंदर जो है, पेपर थर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर जरूर ध्यान दें। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि हिस्ट्री इतनी बड़ी जो है वो कैसे पूरी होगी, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि इस हिस्ट्री में से फिक्स क्वेश्चन है कि प्रजामंडल से जो है वो क्वेश्चन पक्का आता है। किसान आंदोलन, 5 6 किसान आंदोलन है, उनसे ये क्वेश्चन पक्का आता है और हर एग्जाम में आता है। कि इस तरीके से टॉपिक अगर सेलेक्ट करोगे ना भाई, आखिर तो अपने को करना है, क्लियर है भाई, सिलेबस तो पूरा करना है, लेकिन पहले हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए जहाँ से हम जो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। अब जैसे हिस्ट्री जो है वो वैसे लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या, कि भाई टोटल कितनी वंशावली चल रही है, 5 या 6, उन वंशावली को पहले लिखिए कि भाई इसके अंदर ये चला थे, इसके अंदर ये चले थे, इसके अंदर ये चले थे, इसके अंदर ये चले थे, ताकि कई क्वेश्चन तो जो है वो आपके यूं ही सही हो जाएंगे। जैसे कि आपके मेवाड़ का इतिहास जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, और एक जो है वो मारवाड़ के इतिहास का राजा जो बता रहा है, एक जो जयपुर के राजा, आमेर के राजा वो बता रहे हैं, एक कोटा बूंदी के राजा बता रहे हैं, तो आप सीधा उसके हिसाब से भी टिक कर सकते हैं। तो थोड़ा आप इसको स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे ना तो आप इसको और ज्यादा आसानी से कर पाओगे। जैसे कि त्योहार जो है वो आसानी से याद किए जा सकते हैं, कला एवं संस्कृति जो वो अच्छी है, हिस्ट्री में जितना समय दोगे उतना समय अगर आप कला एवं संस्कृति में दोगे तो आपके पूरे के पूरे कला एवं संस्कृति के सवाल जो है वो क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे सही हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो जो आसानी से हो जाता है। उसके बाद में जो वाद्य यंत्र है उनसे क्वेश्चन जो वो आता है और वो आसानी से जो है वो क्लियर किया जा सकता है। जियोग्राफी पढ़ो, तो जियोग्राफी पढ़ने से पहले सबसे पहले जियोग्राफी में जो है वो आपको क्या करना है, जियोग्राफी जब शुरू करो उससे पहले आपको, जब तक आप मैप जो है वो पूरा अच्छे से भरना नहीं सीख लो ना तब तक आप जियोग्राफी पढ़ना शुरू मत कीजिए। पहले आप मैप पूरा अच्छे से भरना शुरू कीजिए, राजस्थान के अंदर जो भी मैप है कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है। उससे क्या होता है, दिमाग के अंदर एक अपनी पिक्चर बनती है। जैसे कोई स्टोरी सुनाते हैं तो स्टोरी के अंदर जो हम मूवी देखते हैं, मूवी कहते हैं, मूवी तो नहीं भूलते। रीजन क्या है, मूवी जो है वो साथ ही साथ स्टोरी चल रही है, और जो स्टोरी चल रही है उनके विजुअल्स जो वो चल रहे हैं। तो अगर मैप के विजुअल्स आपके रहेंगे ना कि भाई हाँ ये इस साइड के अंदर हुआ, जयपुर साइड में हुआ है, तो आपको ये पता रहेगा अच्छा जयपुर साइड में हुआ, मतलब ये दिल्ली से आया होगा तो जयपुर में आया होगा। ये अकबर जो आके अजमेर में रुका, अच्छा हाँ यहाँ अजमेर तक पहुंचा होगा। तो ये जब विजुअल्स आपके दिमाग के अंदर बैठेंगे ना तो आप इनको और आसानी से कर पाओगे। तो जियोग्राफी जब भी करो, मैप जो है वो बहुत अच्छे से पहले भरो। वो भी मैप भी कैसे, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग, सम जिले के हिसाब से अलग, संभाग के हिसाब से अलग, और एक जो होते हैं वो उसके क्या कहते हैं अपन, अरावली और वो मरुस्थल, और ये जो है, और उधर कोटा वाले को और कुछ कहते हैं जो विंध्यन वगैरह, बेसिन वगैरह, उसके हिसाब से ये मैप जब आपको अच्छे से इसके ऊपर अच्छे से क्लियरिटी इस पे अच्छे से पकड़ आएगी, फिर आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? पॉलिटी में जैसे कि क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी में भी आप कुछ टॉपिक जो वो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो बॉडी बन रखी है, आरटीआई के ऊपर जो है, लोक सेवा आयोग के ऊपर है। इनके अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन है कि भाई 5 6 लोग होते हैं, 5 6 मेंबर है, जो पर्टिकुलर मेंबर है वो कौन सी संस्थान है, किस तरीके से होती है। तो ये जो चीज़ें इस तरीके से पढ़ोगे ना, कोई भी टॉपिक शुरू करो ना उसमें हमेशा ध्यान रखना, टॉपिक जब शुरू करो तो उस टॉपिक में सबसे पहले तो देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं आज से आज तक। और एक बुक और है जो, ये नाम देख लीजिएगा, ज्ञान सागर है या ऐसा कुछ है, या एक दीक्षा की आती है शायद,
ये जो बुक है इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं वो टॉपिक वाइज करके दे रखे हैं। ये बुक जो है वो आप हर सब्जेक्ट की जरूर खरीद लीजिए, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया रहे कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। वो जब आपको पता होगा ना, तो आपकी पढ़ाई जब करोगे, ये क्वेश्चन पेपर पहले कीजिएगा। ये जो है दीक्षा और ये जो यहाँ से लेके क्वेश्चन जो है पहले कीजिएगा। सर पढ़ा हुआ नहीं है तो भी पहले कीजिएगा। रीजन क्या है, जब आप क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन कीजिएगा, गलत हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत होगा और फिर जब वापस किताब में पढ़ोगे और जब वो पॉइंट आएगा ना, तो आपका दिमाग अपने आप से वहां पर जाएगा कि हाँ ये वाला पॉइंट जो मेरा गलत हुआ था, इस पॉइंट के ऊपर मुझे ध्यान देना है, ये पॉइंट मेरा गलत नहीं होना चाहिए। माइंड अपने आप कॉन्सेंट्रेट करता है। आप जब गाड़ी चलाते हो, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी के अंदर जब तक एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, सीधी सड़क है, कभी भी हमारा ध्यान जो है वो इधर नहीं रहेगा। हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग विचार आ सकते हैं, लेकिन जैसे स्पीड ब्रेकर आएगा, हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो वो ड्राइविंग पे आ जाएगा, वो सड़क पे आ जाएगा, इस गाड़ी पे आ जाएगा। जैसे ही हमने जो चीज गलत की है वो जब देखोगे ना वापस, तो अल्टीम अपने आप जो दिमाग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेगा कि हाँ यहाँ पर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, ये वाली जो चीज है मुझे देखनी है। ये दीक्षा का हो गया या ज्ञान सागर का हो गया, ये जहाँ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करे, दीक्षा वैसे प्रोवाइड करती है, दीक्षा ले लीजिए, या ज्ञान सागर की बुक जो आती है वो ले लीजिए, जो भी है वो लेके सबसे पहले क्वेश्चन जो भी टॉपिक करो उसके पहले क्वेश्चन उसके जितने भी आए हुए हैं उन क्वेश्चन को देखो, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लगे कि हाँ इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे किस तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये चीजें इस तरीके से करोगे ना सिस्टमेटिक, तब जाके आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको पैरेलल लेके चलना है। पेपर थर्ड जो वो उसको पैरेलल लेके चलना है। पेपर जो थर्ड है उसको पैरेलल लेके चलना है। अगर ये आप अभी से शुरू कर दोगे ना, तो 2 महीने या 3 महीने बाद आपकी ये स्थिति आ जाएगी कि आप खुद से कहोगे कि हाँ 25+ जो वो मैं आसानी से क्रैक कर सकता हूँ, कि 25+ जो है वो मार्क्स मैं आसानी से जा सकता हूँ, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद में जो आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो अभी से तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपके पास समय जो है वो ज्यादा है। क्लियर है? और ये जो रेस है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये रेस खरगोश कभी नहीं जीतेगा, ये रेस कछुआ ही जीतेगा। जो स्लो लेकिन कंटिन्यूअस चलेगा वो ही ये रेस जीतेगा। अगर आप डेली एक एक टॉपिक भी, अगर आपने पेपर थर्ड में से उठा उठा के अगर एक एक टॉपिक भी करोगे, आपको घंटा भर दोगे और एक एक टॉपिक भी करोगे ना, तो भी आपका जो है वो पेपर थर्ड अच्छा हो जाएगा। 25+ तो मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा जो आप आसानी से पहुंच पाओगे, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 25+ जो काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन इससे भी आप अच्छी पोजीशन पहुंच पाओगे अगर आपने इस पे कंटिन्यूस समय दिया, कि भाई मेरे को ये जो है इतना समय मुझे देना है, मतलब देना है, ये मैं पढ़ूंगा मतलब पढ़ूंगा, ये जो है ये फिक्स रखिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा पेपर थर्ड जो है वो इसको करने के बाद पेपर वन और पेपर टू पे ले जाइए, लेकिन पेपर जो है थर्ड जो है वो उसको साथ ही साथ लेके चलना है, इसको भूलना नहीं है, इसको अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी आप इसमें समय दे सकते हो। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप पेपर वन और पेपर टू पे ज्यादा कंसंट्रेट करोगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। लेकिन तब तक अगर इसका बेस बन गया होगा ना, तो उस केस के अंदर आपके लिए पेपर वन, पेपर टू और पेपर थर्ड तीनों जो पैरेलल रहेंगे। अगर आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरी सबकी पता रहेगी तो आप आसानी से कर सकते हो। पेपर वन और पेपर टू के अंदर समरी नोट्स प्रोवाइड करना, रिवीजन करवाना, सारा कुछ जो हमारा जिम्मेदारी है, तो हम इसको आराम से करवाएंगे। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है। क्लियर है? अभी तो अपन जो है ये देखो, क्लासेज जो है, क्लासेज का काम क्या है, क्लासेज के अंदर कोई पॉइंट नहीं समझ आया, 3 चीजें हैं। क्लासेज का काम है, कोई अगर पॉइंट आपको समझ नहीं आया हुआ है तो उसे समझाना है। क्लासेज आपने कर ली, क्या आपका काम कंप्लीट हो जाता है? क्या नहीं, क्लासेज आपको चीजें समझा देगी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस जो है वो कौन देगा? रिवीजन देगा। कॉन्फिडेंस जो है वो कौन देगा? रिवीजन। जितने नंबर ऑफ टाइम रिवीजन जो ज्यादा होगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और रिवीजन जो ज्यादा होने के लिए आपको क्या करने होंगे? शुरुआत से शॉर्ट नोट्स बनाते रहने होंगे। जिस दिन पहले दिन अभी पढ़ाई शुरू करोगे ना, उस दिन से आपको एक चीज ध्यान में रख के चलना है कि मुझे एग्जाम से पहले वाले दिन जो सारे पॉइंट मेरे सामने आने चाहिए, वो सारे के सारे पॉइंट मेरे सामने आने ही चाहिए।
हाँ, शायद मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। मैंने सुना है मेरे जो साथ में जो कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करते हैं, दीक्षा वगैरह की मैंने बुक देख रखी है, दीक्षा की तो आती है, ज्ञान सागर है ऐसा कुछ है। प्रीवियस ईयर के आप जो भी बुक स्टोर है वहाँ जाके कहिएगा कि जो आरपीएससी और आरएमएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज कर रखे हैं, वो वाली बुक दीजिए, तो उसके अंदर जो आ जाते हैं। रिवीजन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो वो बूस्ट होगा कि हाँ ये चीज़ जो मैंने 10 बार पढ़ रखी है, 15 बार पढ़ रखी है। रिवीजन के अंदर नोट्स जो है वो इस तरीके से रखिएगा कि अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगे कि एग्जाम से पहले मुझे ये याद आना चाहिए, जो चीज़ें समझ आ जाती है ना, फिर उसको एक बार समझ आने के बाद उसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो याद आनी चाहिए उस टाइम, जैसे भाई डबल एंट्री सिस्टम लुकास पिसोली ने लिखी 1494 के अंदर लिखी, अब 1494 तो याद करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है कहीं भूल ना जाऊं, अगर मैं माइंड के अंदर पूरा अच्छे से याद है फिर मत लिखिए, अगर लगता है कि ये भूल सकते हैं तो इसको वहाँ लिख दीजिए शॉर्ट नोट्स के अंदर, ताकि आपको लास्ट के अंदर ये रहेंगे। शॉर्ट नोट्स दूसरी या तीसरी बार पढ़ोगे तो उस शॉर्ट नोट्स में से भी, जैसे 100 पेज के बने हैं ना, तो उस शॉर्ट नोट्स में भी 3-4 बार पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाएगी जो आपको पता चल जाएगा कि अब ये मेरे को याद है। फिर जो है वो हाइलाइटर लेके बैठिएगा, जो चीज़ें भूल रहे हो ना उस पे हाइलाइट कर लीजिएगा, ताकि आप जब और क्विक रिवीजन करना हो तो जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसी को देखो। क्योंकि देखो इसमें सिलेबस जो है वो बड़ा है, सिलेबस बड़ा जब भी होगा तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रेटेजी लेके चलना होगा शुरुआत से। जिस दिन आप पहले दिन पढ़ रहे हो उसी दिन से कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना होगा। और उसके बाद में है एमसीक्यू। आपने क्लासेज अच्छे से ली, रिवीजन अच्छे से किया, लेकिन फिर भी आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एमसीक्यू में भी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं, आते रहे हैं, आते ही जा रहे हैं कंटिन्यूस। ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आरपीएससी के देखोगे ना, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री के अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन है, वो सेम टू सेम जो वो रिपीट होते हैं। वो क्वेश्चन कम से कम जो है वो हर एग्जाम के अंदर 10% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो वो तो आपके एडजस्ट सही होंगे। और जो प्लस और माइनस का गैप रहता है वो 10 से 15 मार्क्स का ही रहता है, उससे ज़्यादा का गैप नहीं रहता है, वहां तक आराम से पहुंचते हैं लोग नॉर्मल अगर तैयारी करें तो। ये जो 10 से 15 नंबर है ना, ये आपको जो है आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो बढ़ाएगी। यहाँ आप जो अगर 15-20 नंबर एक्स्ट्रा लीड करोगे ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा इंटरव्यू के अंदर, ताकि आप वहां पर और आसानी से जो जा पाओगे। एमसीक्यू जो है वो टाइपिंग पे गए हुए हैं, इस संडे तक जो है वो रहेंगे, आ जाएंगे तो उनको भी अपडेट करना शुरू कर देंगे। और इस संडे से जो वो टेस्ट रहेगा तो टेस्ट को एज ए टेस्ट जो वो आप दीजिएगा। क्लियर है? किसी का भी नहीं है ट्रायल बैलेंस, जो वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। क्लियर है? कोई बनाना चाहे तो बनाओ, नहीं बनाना चाहे ट्रायल बैलेंस तो मत बनाओ। क्लियर है? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा शुरू से। अब शुरुआत करें अपनी, इन चीज़ों का शुरुआत से ध्यान रखिएगा। देखो फिर क्या होता है कि बैकलॉग स्टार्ट हो जाता है कि अब तो इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर उस केस के अंदर फिर हम उसको समय नहीं दे पाते। सिलेबस यूँ देखोगे ना तो सिलेबस बहुत बड़ा भी है, और यूँ देखोगे सिलेबस बहुत छोटा भी है। क्योंकि अब जैसे सॉलिसिटर अकाउंट लिखा है, सॉलिसिटर अकाउंट पूरा पढ़ेंगे ना तो उसमें अल्टीमेटली बात एक ही निकलेगी कि जहाँ जो कैश बुक है वो कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, उसके अलावा पूरे सॉलिसिटर अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं। अकाउंटिंग फॉर हॉस्पिटल्स टूर एंड ट्रेवल्स कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एक भी नया पॉइंट नहीं है लिखे हुए। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर बस सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी, उसके अंदर 3 अकाउंट होते हैं, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह की, ये 4-5 बातें जो वो आपके उस पूरे में ध्यान रखना। डबल अकाउंट सिस्टम पूरा जो है वो डेडलाइन लिख रखी है, जबकि उसमें से बातें जो वो इतनी है। क्लियर है? सर एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, तो हमें क्या टिक करना है आंसर? अगर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों में से एक सेलेक्ट ही करना है, तब तो बुक कीपिंग तो सिर्फ रिकॉर्डिंग तक खत्म हो जाता है, उसके आगे का पूरा अकाउंटिंग है। क्लियर है? क्लियर है? शुरू करें अपन अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो हमने सबसे पहले क्या कहा था, एक क्लास हो चुकी है अपनी जिसमें अपन ने कहा कि सबसे पहले जो हम सोर्स डॉक्यूमेंट जो वो तैयार करते हैं।
सोर्स डॉक्यूमेंट जब तैयार करते हैं तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वाउचर तैयार करते हैं। वाउचर जब तैयार करते हैं तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने पे इन स्लिप देखा, कैश मेमो देखा और डेबिट नोट देखा, क्रेडिट नोट देखा, ये सारे कुछ देखे। उसके बाद में वाउचर देखे दो के लिए, एक तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए और एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए। क्लियर है? और फिर उसके बाद में जो है वो ये सारी बातें कर चुके थे। जर्नल एंट्री जो है उसके बारे में अब बात शुरू करते हैं। वैसे अपन ने जो काफ़ी बातें की थी, लेकिन फिर भी जो है अब अपन उसमें जो जो और छोटे छोटे पॉइंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और जो अपन गलत कर सकते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जर्नल एंट्री पढ़ने से पहले कुछ एडजस्टमेंट जो है वो हम देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं। और एबीसी लिमिटेड अर्न 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम फॉलोइंग। If company's sales value is rupees 5 lakh। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो 20% प्रॉफिट कमाती है कॉस्ट के ऊपर। आपको प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करना है अगर जो सेल है वो 5 लाख रुपए है तो। और एक मेडिटेशन अगर करो शुरू तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेडिटेशन जब भी, एक तो रात्रि ध्यान होता है जो हम नींद जब लेते हैं उस वक्त जो है करने का होता है। कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो जब सो उससे आधे घंटा पहले मोबाइल वगैरह छोड़ दीजिए। 5 मिनट बैठ के पूरे दिन में जो भी हुए, जो भी काम हुए उनको जो है वो एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू कीजिए कि आज दिन में ये हुआ। फिर 5 मिनट बैठ के आपने जो जो क्लास के अंदर पढ़ी ना वो पूरी की पूरी सीक्वेंस वाइज की। आज मार्जिनल कॉस्टिंग की शुरुआत हुई, उसमें जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये था, मार्जिनल कॉस्टिंग ये था, वगैरह वगैरह। पहला आंसर है 8333। और उसके बाद में जो है सोने से जस्ट पहले आप क्या कर दीजिएगा, अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो सांसों पे जो वो ले आइएगा। ब्रीद इन और ब्रीद आउट, जो सांस अंदर जा रही है और जो सांस बाहर जा रही है उसके ऊपर ध्यान कीजिएगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कंसंट्रेट करने में, ताकि आप पढ़ाई में जो वो आसानी रहेगी। देखो क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड अर्न 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है कि क्या लिखा है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कि जितनी कॉस्ट होगी उसके ऊपर 20% प्रॉफिट होगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशत, हर 100 के ऊपर। तो ये क्या कहना चाहता है, ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना है, 20 है। तो सेल्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 रुपए में बन रहा है, 20 रुपए का मुनाफा कमाना है तो कितने में बेचना होगा, 120। अब वो क्या कह रहे हैं, सेल्स वैल्यू जो वो 5 लाख रुपए। तो सेल्स के आगे सेल्स वैल्यू लिख दीजिए, कितना है, 5 लाख रुपए। आपको क्या पूछा है कि प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, देखो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप जो है वो 6 7 में करते थे,
क्योंकि 120 रुपये सेल्स वैल्यू होती है, तो प्रॉफिट होता है बराबर 20 रुपये। इसीलिए 1 रुपये जब सेल्स वैल्यू होगी तो प्रॉफिट होगा बराबर 20/120। और इसीलिए जब सेल्स वैल्यू 5 लाख रुपए होगी तो प्रॉफिट होगा 20/120 × 5 लाख में 6 का भाग 36, 7 संग 42, 8 संग 48 और ये 20 83,333। क्लियर है? और ये वाला अगर तरीका सही नहीं लगे तो इसके अंदर ये जो है क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन का है कि भाई इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वही जो वो यहाँ पर 5 लाख और यहाँ जो अमाउंट होगा उनका रेशियो है। तो ये क्या कहते हैं, पहले सेल्स वैल्यू लिखो उसके बाद में प्रॉफिट लिखो। ये होता है प्रोपोर्शन कि इन दोनों का जो रेशियो है वो का वो सेम रहेगा। अगर यहाँ पहले सेल्स वैल्यू लिखा है तो यहाँ भी पहले क्या लिखोगे, सेल्स वैल्यू लिखोगे। ये 5 लाख और ये कितना हो जाएगा पता नहीं एक्स। फिर इसमें जो है वो क्या, बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा। तो क्या हो जाएगा 120 गुणा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 × 5 लाख। एक्स बराबर 20 गुणा 5 लाख। एक सेकेंड है ना, बाहर बाहर वालों का गुणा और हाँ 120 गुणा एक्स बराबर 20 × ये इसके गुणा में है 120, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो एक्स बराबर 20 गुणा 5 लाख भाग 100। इस तरीके से भी कर सकते। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए भाई, क्या इसमें किसी को डाउट है? समझ पा रहे हो बात? या फिर जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि जो कंपनी अर्न है, अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो है 5 लाख रुपए। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करो। एक लाख सेम वही क्या लिखा है, सबसे पहले तो कॉस्ट प्रॉफिट और सेल्स। 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, जिसके ऊपर परसेंटेज दे रखा हो ऑन सेल्स है तो सेल्स को 100 मान लो, ये हो गया 100। प्रॉफिट चाहिए 20। अब 100 में बेच रहे हो, 20 का मुनाफा चाहिए तो कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए 80 रुपये। वो कह रहा है कि सेल जो कितने की 5 लाख रुपए की, ये सेल का अमाउंट जो दे रखा है 5 लाख रुपए, तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना। क्लियर है? ये वैसे सीधा भी हो सकता है, आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो।
तो ये 100x बराबर 20, 5 लाख, तो x बराबर 1 लाख। इसमें किसी को डाउट? 1,25,000 क्यों? 1,25,000 नहीं, 1 लाख। देखिए आराम से, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो सेल्स कितनी हो जाएगी? 100। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20। 100 रुपए में बेचना है, 20 रुपए का मुनाफा कमाना है, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 80। अब वो कह रहा है कि सेल्स का अमाउंट 5 लाख है, तो ये जो है ये 100 होता है, तो ये कितना होता है? 20 होता है। चाहे तो आप इस तरीके से कर दो, क्योंकि क्योंकि और इसीलिए के हिसाब से भी कर सकते हो। ये जब 100 होता है तो प्रॉफिट होता है 20, सेल्स वैल्यू 100 होती है, तो ये होगा एक, तो 20/100, तो ये 5 लाख होगा, तो 20/100 इंटू 5 लाख। क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? आपको समझ आ गया? सुविता टाक? सर कॉस्ट 80 है तो 5 लाख कॉस्ट को 80, नहीं नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आपने आधा पढ़ा है। ओ सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी सॉरी, अपना गलत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, माफ कीजिएगा, हमारा आंसर गलत है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो वो 5 लाख दे रखा है, अपन ने गलत किया भाई। कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 लाख रुपए। क्लियर है? प्रॉफिट है 20, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो ये 80, 20, सॉरी भाई हमारी तरफ से गलती है, तो 5 लाख और एक्स, तो ये हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 20 इंटू। क्लियर है भाई? क्लियर है? इसके जैसा जैसा एक क्वेश्चन और आता है, वो भी इसके जैसा ही है, जो आता है कि मैनेजर का रेमुनरेशन। मैनेजर रेमुनरेशन की, मैनेजर जो होता है उसको जो है कमीशन दिया जाता है। कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, कि जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे उसके प्रोपोर्शन में हम जो है वो आपको कमीशन देंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन
ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों को कीजिए, फर्स्ट और सेकंड का। प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है 5 लाख, अमाउंट ऑफ कमीशन है 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। और दूसरा क्वेश्चन है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन जो 5 लाख, अमाउंट ऑफ कमीशन जो 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। पहले का आंसर बताइए भाई, पहले तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का 50,000। क्लियर है? कैसे करोगे कि भाई प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ कमीशन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे, लेस कमीशन। 100 का 10% कितना होता है? 10। और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा? 90। वो क्या कह रहा है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना दे रखा है? 5 लाख। तो इस हिसाब से वही सेम करोगे तो आपका क्या होगा? 10/100 इंटू 5 लाख। क्लियर है? सेकंड वाले में आफ्टर में 5555 और एक आ रहा है 45454। मीनाक्षी आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? मार का नहीं है क्या? प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेस कमीशन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ध्यान यही रखना है कि 100 किसे मानना है? जिसके ऊपर परसेंटेज दे रखा है। क्या लिखा है? 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन जितना होता है उसका 10% है। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन अगर 100 है तो कमीशन कितना होगा? 10 होगा। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना होगा? किस में से 10 रुपए लेस, 10 लेस करें तो 100 बचेगा। तो कितना चाहिए यहाँ पर? 110। वो क्या कह रहा है? प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना है? 5 लाख। तो ये कितना हो गया? 5 लाख। तो फिर वही सेम, क्या कहोगे? 110, 10, 5 लाख और एक्स। तो ये जो है वो 110 x बराबर 10 इंटू 5 लाख। एक्स बराबर 10 इंटू 5 लाख भाग तो 4545 आएगा भाई। 4545। यहाँ तक वाले में कोई डाउट हो तो
पूछ लीजिए। ध्यान एक ही रखना है, जिसका परसेंटेज दे रखा है उसे 100 मानना है। अगर परसेंटेज जो है वो कॉस्ट का दे रखा है कि 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 100 होगी। 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो सेल्स को 100 मानना है। 10% प्रॉफिट ऑन कमीशन, जो वो 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन को आपको 100 मानना है। 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन को आपको 100 मानना है, और उसके हिसाब से जो आपको कैलकुलेशन करना है। क्लियर? क्लियर है? कर लोगे ना? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। कर लोगे ये? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप, नहीं तो आगे बढ़े। एक दो क्वेश्चन और ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे जो एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे उसमें ये इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर है? ये ऐसा कर लोगे आप क्वेश्चन इस तरीके के? आगे बढ़े? कोई डाउट हो तो यहाँ तक का बता दीजिए भाई। क्लियर है? उसके बाद एक आता है आपका, जो कि ये पूछा था कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। ये था क्वेश्चन आपके 2014 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी ना, उसके अंदर। अब कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें टोटल 3 या 3 से ज़्यादा अकाउंट ऐसे एंट्री जिसमें, जैसे 2 अकाउंट जो वो डेबिट हो रहे हैं, और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या एक अकाउंट डेबिट और 2 अकाउंट क्रेडिट, या 2 या 2 अकाउंट डेबिट, 2 अकाउंट क्रेडिट, कैसा भी हो सकता है। ये सारे सारे एग्जाम्पल है। जैसे राम से हम 5,000 रुपये मांग रहे थे, और उसने जो 45 रुपये में पूरा सेटलमेंट कर दिया, तो हम क्या करेंगे? टू राम, राम को तो कितने से कर देंगे? 5,000 से। टू राम कर देंगे 5,000 से। कैश कितना मिला? 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 4,500, डिस्काउंट अकाउंट 500। तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। कि ऐसी कोई भी एंट्री जिसके अंदर क्या हो, ऐसी कोई भी एंट्री जिसके अंदर टोटल 3 या 3 से ज्यादा अकाउंट आते हो, या तो 2 डेबिट कर रहे हो, एक क्रेडिट कर रहे हो, या एक क्रेडिट और एक डेबिट और 2 क्रेडिट कर रहे हो, या 2 डेबिट 2 क्रेडिट कर रहे हो, या 3 डेबिट 2 क्रेडिट, 5 डेबिट 3 क्रेडिट, 5 डेबिट 1 क्रेडिट, इस तरीके से कोई भी। हाँ, और डेट भी सेम हो। समझ पा रहे हो बात? ये एक सेम ही डेट के ट्रांजेक्शन होना चाहिए ना। समझ पा रहे हो बात? एक ऐसा ट्रांजेक्शन, या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर जो है वो क्या हो, दो या टोटल 3 या 3 से ज्यादा अकाउंट जो है वो क्या हो, अफेक्ट होते हो,
तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री जो कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है, लिख दिया ये। इसके बाद में एक आता है ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है कि ये जो है वो क्यों होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका उद्देश्य है सेल को बढ़ाना। और कैश डिस्काउंट का उद्देश्य जो क्या है, पेमेंट जल्दी प्राप्त करना। क्लियर है? जैसे आप अपन मॉल के अंदर चलते हैं कि 30% डिस्काउंट चल रहा है, 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो वो 30% डिस्काउंट जो चल रहा है वो कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट। कि भाई वो क्यों कर रहे हैं, ताकि सेल बढ़े, जो भी लोग देखें कि भाई 30% डिस्काउंट चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदने के लिए आए। अब मैंने खरीद लिया लेकिन मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन किया, मैंने पेमेंट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि भाई आके पेमेंट कर दो, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, 10% कम दो लेकिन पैसा दो। तो वो जो डिस्काउंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट कहलाएगा। अब इसमें एक जो वो चीज़ समझिएगा जैसे क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 10%, लिस्ट प्राइस ये नहीं दे रखा, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10% और कैश डिस्काउंट दे रखा है 5%। दो एंट्री करेंगे भाई, जैसे कि हम परचेजर के हिसाब से देखें, परचेजर जो क्या कहेगा कि पहले तो उसने क्रेडिट परचेज किया, तब उसने परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट किया, फिर उसने क्या किया, आगे जो है वो क्रेडिटर को पेमेंट किया। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो वो ट्रेड डिस्काउंट कितना है और कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा। इस ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा और कैश डिस्काउंट कितना होगा। दस हजार ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 4500 रुपये। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। तो जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिए हो तो आप क्या करोगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, बाद में कैश डिस्काउंट लेस होगा। समझ पा रहे हो बात। पहले जो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट और उसके बाद में जो कैश डिस्काउंट होगा। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है
ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम बुक के अंदर नहीं लिखते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? तो ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखने का कारण होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि हमारी जो कॉस्ट लगती है ना उतने पर ही रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट जो बुक्स में नहीं आएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो बुक्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी कॉस्ट लगी है आपको ट्रांजैक्शन उतने पर ही लिखना है, उससे ज्यादा पर नहीं लिखना है। आप 1 लाख रुपए की चीज, मान लीजिए वो आगे वाले की 1 लाख रुपए की चीज थी और आपने उससे जो जाके बिल्कुल मतलब रो ही दिए कि नहीं और सस्ता करो और सस्ता करो और सस्ता करो, और 50,000 में लेके आ गए, तो क्या आप अपने बुक के अंदर ये लिखोगे कि 50,000 का मुनाफा हो गया? नहीं, आप लिखोगे कि मैंने सामान खरीदा 50,000 में खरीदा। क्यों? क्यों कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी कॉस्ट लगी है आप उतने पर ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, उससे ज्यादा पर नहीं करोगे। सर फिर कैश डिस्काउंट क्यों लिखा लिखा जाता है? कैश डिस्काउंट जो है वो किससे रिलेटेड है? पेमेंट से रिलेटेड है, ये परचेज से रिलेटेड नहीं है, समझिएगा। परचेज अकाउंट कॉस्ट जो है, कॉस्ट किसकी है? कॉस्ट के लिए अपन ने कौन सा अकाउंट लिखा है? ये कॉस्ट के लिए लिखा है कि जो मटेरियल खरीदा है उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो कॉस्ट तो तय हो चुकी है कि भाई ये जो है ये 90,000 रुपये में हमने खरीदा, ये तो 90,000। अब ये जो पैसा आप कम दे रहे हो ना, 90,000 की जगह 45 रुपये कम दे रहे हो और आप दे रहे हो 86,500 रुपये। तो ये जो 45 रुपये ये किस वजह से आपको कैश आपसे जल्दी पेमेंट करवाए, उसके लिए आगे वाला जो आपको डिस्काउंट दे रहा है, समझ पा रहे हो बात? तो इस वजह से जो वो हमेशा आपके लिए जो कैश डिस्काउंट है जो बुक में आएगा, और ट्रेड डिस्काउंट जो बुक के अंदर नहीं आएगा। क्लियर? और जब दोनों दे रखे हो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा और बाद में कैश डिस्काउंट लेस होगा। क्लियर है? ये पॉइंट समझ आया? ट्रेड डिस्काउंट कौन से में उल्टा लिखा हुआ भाई? देखो, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10,000, बाकी बचे 90,000, कैश डिस्काउंट हो गया 5%, कितने पे? 1 लाख माइनस 10,000 का 5%, 4500 रुपये, तो ये 90,000 और 4500 कहीं उल्टा लिखा है क्या एंट्री के अंदर? अच्छा, ये 4500 और ये 86,500। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे आपसे कि कैश डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई आपसे पूछे कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनटू कैश डिस्काउंट परसेंट। क्लियर है? देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट और एक रियलाइजेशन कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप ट्रांजैक्शन को उस पर रिकॉर्ड करोगे जितनी आपकी कॉस्ट लगेगी। जैसे समझिएगा, हमने एक सामान खरीदा 1 लाख रुपए का था, लेकिन हमें कोई स्पेशल डिस्काउंट मिल गया और उस वजह से हमारी कॉस्ट जो वो 80,000 ही लगी। तो ये कहता है कि आपकी कॉस्ट 80,000 लगी है ना, तो आप 80,000 पे ही लिखो। इस वजह से अपने जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता है। अपनी एसेट जो होती है वो क्या करते हैं अपन, जैसे 1 लाख में खरीदी या 2 लाख में खरीदी, तो 2 लाख और उसी के हिसाब से अपन डेप्रिसिएशन जो वो चलाते रहते हैं। एक इसके जस्ट अगेंस्ट में होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन क्या कहता है कि रेवेन्यू जो है, इनकम जो है, वो आप अपनी बुक के अंदर तब लिखोगे या उस दिन कमाई हुई मानोगे जिस दिन वो आपको रियलाइज होगी। तो रेवेन्यू तो जिस दिन रियलाइज होगा या जिस दिन रियलाइजेशन जो है वो सर्टेन हो जाएगा कि भाई हाँ ये पैसा मिल ही जाएगा, तो
जैसे कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया, हमने प्रोडक्ट बना के उसको डिलीवर किए, तो जिस दिन डिलीवर किए उस दिन जो अब हम उनसे पैसा मांग सकते हैं और वो हमें पैसा देंगे, तो उस दिन जो है वो हम रेवेन्यू को लिख सकते हैं। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम कोई चीज खरीदेंगे तो जितनी हमारी कॉस्ट लगेगी उतने पर ही लिखेंगे। अब वो उसकी एमआरपी, तो जैसे आपने कोई शर्ट खरीदा जो कि एमआरपी तो उसकी 1,000 रुपये है, लेकिन वो 50% डिस्काउंट पे चल रहा था, तो आपने 500 पे खरीद लिया। अब आपका कोई फ्रेंड पूछे अगर कि ये शर्ट कितने का है, तो आपको सही तरीका क्या है, क्या कहना चाहिए कि 500 रुपये का है। क्यों? क्योंकि हमने 500 रुपये में खरीदा। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने में की आपकी कॉस्ट लगी ना, उतने को ही बताना है, उतने पर ही लिखना है। समझ पा रहे हो बात? जैसे आपने एक फोन खरीदा जो कि 50,000 का था, लेकिन आपने डिस्काउंट में 30,000 में खरीदा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप फोन आपको कितने में पड़ा, तो आप क्या कहेंगे? 30,000 कहेंगे। तो ये कहते हैं अकाउंटिंग भी जो वो क्या करोगे आप इसी तरीके से करोगे। क्लियर है? इसके बाद में आता है आपका एक छोटा सा पॉइंट और है कि जैसे आपको चेक रिसीव्ड, चेक आपको रिसीव हुआ, आप किसी कस्टमर से पैसा मांग रहे थे और उसने आपको चेक दिया। दो केस हो सकते हैं, या तो आपने क्या कर दिया, डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, या फिर अगर चेक रिसीव हुआ और आपने उसी दिन चेक को जमा करवा दिया बैंक के अंदर, तब तो एंट्री होगी। जैसे राम से मिला है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और अगर चेक मिला उसी दिन आपने जमा नहीं किया, चेक आपने अपने पास रखा है, तो आप पहले एंट्री क्या करोगे, चेक जो आपके लिए क्या रहेगा, एज ए कैश रहेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और जमा करवाओगे, तब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चेक जो है वो मिल जाता है और चेक जो आप जमा नहीं करवाते हैं, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, एज ए कैश रहेगा। सही बता रहे हैं। और जिस दिन आप जमा करवा दोगे उस दिन वो बैंक के अंदर जाएगा। और अगर आप उसी दिन जमा करवा देते हैं तो आप सीधा बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो थे वो जर्नल एंट्री के अंदर आते हैं, और जिनके ऊपर जो कभी डाउट आ सकता है, इस वजह से अपन ने इनको साथ में कवर कर लिया। क्लियर है? अब देखो आपकी जो बुक्स होती है ना, फाइनेंशियल बुक्स, उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो प्रिंसिपल बुक्स, एक आपकी सब्सिडरी बुक्स। समझिएगा, सब्सिडरी बुक्स जो है वो कौन सी होती है, वो आपकी ओरिजिनल एंट्री के लिए, ये आपकी प्राइमरी बुक्स है। ये अपन ने डिस्कस किया था कि सब्सिडरी बुक्स जो वो आपकी क्या है, प्राइमरी बुक्स है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, सब्सिडरी बुक कौन कौन सी है वो लिख देते हैं।
कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिसीवेबल बुक, सेल्स पेएबल बुक, तो एक आपकी है जर्नल प्रॉपर। क्लियर है? ये तो हो गई आपकी सब्सिडरी बुक। इसके अलावा एक टाइप की बुक जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक हम किसे कहते हैं? लेजर को कहते हैं। और ये हमारी क्या रहती है? सेकेंडरी बुक्स रहती है। ये सेकेंडरी बुक्स क्यों रहती है? हमने डिस्कस किया था ये सेकेंडरी बुक्स क्यों रहती है, क्योंकि इनमें जो भी एंट्री आती है वो पहले कहीं ना कहीं हो चुकी होती है। तो चाहे सब्सिडरी बुक में हो चाहे जर्नल एंट्री हो, जिस भी तरीके से हो, ये जो भी है इनकी पहले कहीं ना कहीं एंट्री हो चुकी होती है। इस वजह से हम सेकेंडरी, द्वितीयक जो बुक है वो कहते हैं। क्योंकि प्राथमिक बुक जो है वो कौन सी है? प्राइमरी बुक्स कौन सी है? सब्सिडी बुक्स हो सकती है, या फिर आप जनरल एंट्री सीधी बुक के अंदर करते हो तो वो हो सकती है। अब समझिएगा, ये जो आपकी कैश बुक है, कैश बुक है तो सब्सिडी बुक, प्राइमरी बुक है, मतलब कि पहली एंट्री ही कैश बुक में होगी। लेकिन ये एकमात्र ऐसी कैश बुक जो है, एकमात्र ऐसी सब्सिडी बुक है जो अकाउंट के रूप में होती है, जिसका फॉर्मेट जो वो कैसा होता है? इसका फॉर्मेट जो वो कैसा होता है? इसका फॉर्मेट लेजर जैसा होता है। क्लियर है? इसका फॉर्मेट अपने आप में लेजर के जैसा ही होता है। इस वजह से कैश बुक जो है वो आपकी सब्सिडरी बुक भी है, और कैश बुक आपकी प्रिंसिपल बुक भी है। तो कैश बुक एक ऐसी बुक है जो आपकी प्रिंसिपल बुक भी है और आपकी सब्सिडरी बुक भी है। प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडरी बुक भी है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जैसे परचेज बुक है तो वो अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं होगी, वो अकाउंट के रूप में नहीं होगी। जबकि कैश बुक एक ऐसी होगी जो कि कैश बुक होगी, उसके अंदर एंट्री कैसी होगी? इसी तरीके से होगी। ये कैश बुक ऐसी होगी। क्लियर है? तो इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों होंगे, तो ये लेजर के रूप में ही होगी। जबकि परचेज बुक देखोगे तो परचेज बुक कैसी होगी? परचेज बुक बेचारी इस तरीके से होगी। ये परचेज बुक इस तरीके से होगी, पर्टिकुलर हो जाएंगे। और ये जो है वो लेजर फोलियो, और ये डेबिट और क्रेडिट, सॉरी डेबिट और क्रेडिट नहीं, सॉरी सॉरी, माफ कीजिए, डिटेल ऑफ अमाउंट और टोटल अमाउंट, जो आपका नेट अमाउंट बचेगा। तो ये अकाउंट के रूप में नहीं होगी, ये अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं होगी। क्लियर? ये अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं है, जबकि ये अकाउंट के फॉर्मेट में। इस वजह से इसका आगे लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि इसमें आगे इन परचेज बुक के हिसाब से लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये बाकी जो सब्सिडी बुक्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल वगैरह जो है, या जर्नल प्रॉपर है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी बुक है। जबकि कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है, प्राइमरी बुक भी है और सेकेंडरी बुक्स भी बुक में भी आती है। अब हम बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक जो है वो, इसमें जो है वो तीन तरीके की हो सकती है। और वैसे मेनली तीन तरीके की होती है, चौथा तो एक अलग ही है। मेनली तीन तरीके की होगी, कौन कौन सी? सिंगल कॉलम, या जैसे
सिंपल कैश बुक कहते हैं, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और एक पेटी कैश। क्लियर है? अब क्वेश्चन मेरा ये है कि डबल कॉलम जो कैश बुक होगी उसमें किस किस के कॉलम होंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर तो, या सिंपल कैश बुक के अंदर तो क्या होगा, एक कैश का ही कॉलम होगा। क्लियर है? डबल के अंदर क्या होगा, किस किस का होगा, एक तो कैश का होगा और दूसरा बैंक का होगा या डिस्काउंट का होगा। दूसरा जो है वो कैश का होगा या डिस्काउंट का होगा, कैश का, और दूसरा डिस्काउंट का होगा। अब कई बार स्टूडेंट जो कहते हैं सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल अकाउंट जो है वो डबल कॉलम कैश बुक है, उसके अंदर जो है वो सर बैंक होगा या डिस्काउंट होगा। तो देखो, बैंक जो है उसमें अकाउंट खुलवाए या नहीं खुलवाए कोई जरूरी नहीं है, छोटा बिजनेसमैन है नहीं खुलवाए, लेकिन डिस्काउंट उसे देना पड़ेगा। तो पहली जरूरत हमेशा डिस्काउंट की पड़ेगी, बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहे बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाऊं तो भी मैं मेरा बिजनेस चला सकता हूं, लेकिन डिस्काउंट मेरे जो वो आ जाएंगे, डिस्काउंट जो मुझे देने पड़ जाएंगे। क्लियर? ट्रिपल कॉलम के अंदर क्या हो जाएगी, एक कॉलम जो है वो कैश का हो जाएगा, एक डिस्काउंट का हो जाएगा, और एक बैंक का हो जाएगा। क्लियर है? पेटी कैश बुक ये अपन आगे देख लेंगे। वैसे इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश कहते हैं कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनके लिए एक अलग से अपन कैश बुक मेंटेन करते हैं। परचेज बुक के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न में क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जो गुड्स क्रेडिट में खरीदे थे उनको रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। समझ पा रहे हो बात? और परचेज बुक में कौन से आएंगे, क्रेडिट होने चाहिए और गुड्स होने चाहिए। अगर आपने क्रेडिट खरीदा है लेकिन एसेट खरीद लिया, यहाँ नहीं आएगा। क्लियर? समझ पा रहे हो बात? सेल्स के अंदर क्या जाएंगे, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल में ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल में ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिल्स पेबल। इसे क्या कहते हैं, रेजिडोरी बुक्स, रेजिडोरी बुक जो एंट्री कोई सब्सिडरी बुक हाँ आ पाए, उसके लिए जो वो जर्नल प्रॉपर है। समझ पा रहे हो बात? आपको अकाउंट कॉस्ट और एफएम के लिए कोई बड़ी बुक के अंदर
ज़्यादा जो है वो कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है ये नोट्स जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद में जो एमसीक्यू ट्राई कीजिएगा, एमसीक्यू में अगर आप 100 एमसीक्यू करोगे तो 2 एमसीक्यू में कोई नया पॉइंट जो मिलेगा बड़ी मुश्किल से, तो वो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। बाकी इसके लिए आप फिर और कोई बड़ी बुक जो है जो उसके ऊपर जाए, उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो नोट्स जो है जो बना रहा हूँ और जो मैं जिनके ज़रिए जो पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर 11th-12th और जो आपकी कॉलेज में चलने वाली बुक्स जो है, वो सारी की सारी कवर है, तो यहाँ से आपको कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो आपको फिर इसके अलावा और कोई बुक के अंदर जो जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? लिख चुके हो ये यहाँ तक? हटा दें? भाई आप में से कोई कल मॉर्निंग में एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा, वो नोट्स अपडेट करने बाकी रह गए, वो हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं कल सुबह अपडेट कर दूंगा। कल कोई मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा कि वो नोट्स अपडेट करने, तो मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक के जो हैंड रिटन नोट्स है जनरल ये प्रोसेस तक के, वो मैं अपडेट करवा दूंगा कल। क्लियर है भाई? अब जो है इन बुक के अंदर जो वो पहले एक परचेज बुक देख लेते हैं। परचेज बुक के जैसे जैसे परचेज बुक के जैसे जैसे परचेज रिटर्न बुक है, वैसे की वैसी सेल्स बुक है, और वैसे की वैसी सेल्स रिटर्न बुक है। परचेज बुक एक देख लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। एक जो है वो कैश बुक जो है वो देख लेते हैं। परचेज बुक इसे हम पे बुक भी कहते हैं, इसे हम इनवॉइस बुक भी कहते हैं। फॉर्मेट अगर इसका देखें तो सिंपल सा है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, इनवॉइस नंबर, डिटेल ऑफ अमाउंट, और टोटल। सिंपल सी बुक रहती है भाई। जैसे डेट जो है वो आपने लिख दी कि ये डेट थी, इसके अंदर जो वो हमने राम एंड सन्स से जो है वो परचेज किया है, जिसकी लेजर वोलियो के अंदर मान लीजिए 41 के अंदर इसकी कि लेजर जो वोलियो है उसके अंदर 41 जो है उसके अंदर इसकी एंट्री है, ये वाली एंट्री जो वहाँ पर की गई है, जिसके अंदर जैसे लिख दिया कि भाई हमने इससे घी खरीदा, ऑयल खरीदा, ये 2 kg, और ये सॉरी 2 लीटर, और ये 3 लीटर। जैसे ये जो है वो 600 के भाव में, और ये जो है वो 100 रुपये के भाव में। इनवॉइस नंबर मान लीजिए इसका 10, ये इसका इनवॉइस नंबर है। डिटेल ऑफ अमाउंट आ जाएगी 600 × 2 1200, और ये 300, टोटल अमाउंट जो वो 1500। क्लियर है? एक होता है
मल्टी कॉलम परचेज बुक, जब आपके पास क्या हो, टू और मोर देन टू डिपार्टमेंट। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट है तो आप मल्टी कॉलम कैश बुक जो बना सकते हो कि भाई जैसे ये जो है वो डिपार्टमेंट ए का और वैसा वैसा डिपार्टमेंट बी का। क्लियर है? अब एक और बात आती है कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट। परचेज बुक क्या है? प्राइमरी बुक है जिसे हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये क्या है? लेजर है, या फिर इसे आप कह सकते हो प्रिंसिपल बुक है या सेकेंडरी बुक है। क्लियर है? प्राइमरी बुक है ये, या इसे आप कह सकते हो कि ये एक सब्सिडरी बुक है, या इसे आप कह सकते हो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे आप, या इसे आप कह सकते हो सेकेंडरी। क्लियर है? इसके अंदर क्या होगा? डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होते इसमें, डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। इसकी सिर्फ टोटल होती है, बैलेंस नहीं। इसमें बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। एक और, ओनली क्रेडिट परचेज या कैश एंड क्रेडिट। क्लियर है? जैसे इसके अंदर डिफरेंस है वैसे वैसे सेम एज इट इज जो वो किस में, सेल्स बुक में और सेल्स अकाउंट में, वैसे वैसे मल्टी कॉलम जो वो सेल्स बुक भी हो सकती है जब दो या दो से ज़्यादा। लिख चुके हो भाई यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बात करें कैश बुक की, वैसे सिंगल कॉलम डबल कॉलम के अंदर आपको ध्यान नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट कॉलम होगा
का बैलेंस नहीं निकाला जाता, ओनली टोटल की जाती है। रीजन क्या है? बिकॉज डिस्काउंट कॉलम जो है उसका बैलेंस नहीं निकाला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो वो टोटल की जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि बिकॉज एक साइड डिस्काउंट रिसीव्ड को तो करती है, दूसरी साइड डिस्काउंट पेड को। क्लियर है भाई? जैसे आपके कैश बुक के अंदर, जैसे ये कैश बुक है तो कैश बुक के अंदर ये जैसे कैश का कॉलम है, ये कैश का कॉलम है और ये डिस्काउंट का कॉलम है। तो यहाँ तो क्या होगा, जैसे राम से पैसा मिला तो अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये आपकी रिसिप्ट। और तो यहाँ तो क्या होगा, पैसा मिल रहा है, पैसा जा रहा है, नेट पैसे का बैलेंस क्या रह रहा है तो वो आप निकाल सकते हो। लेकिन ये जो डिस्काउंट कॉलम है, ये दोनों डिस्काउंट कॉलम अलग अलग है, समझिएगा। एक जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक डिस्काउंट पेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपने राम से पैसा मिला, तो राम से पैसा मिला तो आपने क्या किया, जैसे कैश मिला 4500 रुपये, 500 रुपये उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपये, और टू राम जो है वो 5000। तो आप क्या कहोगे, टू राम 4500 पैसे मिले, 500 जो वो डिस्काउंट दिया उसको, उनको। ठीक है, तो ये डिस्काउंट गिवन हो गया। और यहीं पर हमने जैसे किसी को पेमेंट किया, श्याम को पेमेंट किया, श्याम को पेमेंट किया, मान लीजिए श्याम का 10,000 का बाकी था, हमने जो उसको कैश दिए 8,000 और 2,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया, 2,000 का, तो बाय 1,000। और जैसे इसका शुरुआत का बैलेंस जो था वो टू बैलेंस, मान लीजिए इसका 20,000 था। कैश डिस्काउंट का तो जो बैलेंस निकाला जा सकता है कि ये पैसा आया और ये पैसा गया तो इतना पैसा बचा, जबकि ये जो डिस्काउंट गिवन है, ये डिस्काउंट दिया है और ये डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये जो है हमारी इनकम है और ये हमारी एक्सपेंस है, ये आपस में मैच नहीं होगी। हाँ समझिए, देखो बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई, एक साइड जो कैश जो वो, ये कैश जो वो रिसिप्ट को बता रहा है, ये कैश पेमेंट को बता रहा है, लेकिन ये जो है ये एक्सपेंस है और ये इनकम है। समझिएगा, ये वही पैसा आ रहा है, वही पैसा जा रहा है। समझिएगा, उसी पैसे का अकाउंट जो है, उसी पैसे का अकाउंट जो वो आ रहा है और उसी पैसे का अकाउंट जा रहा है। जबकि एक्चुअल में आपको डिस्काउंट रिसीव्ड जो है उसका और डिस्काउंट पेड का जो अकाउंट है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए थे। समझ पा रहे हो बात? भाई डिस्काउंट रिसीव्ड का जो कॉलम है वो एक इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम एक इनकम के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। डिस्काउंट पेड का कॉलम एक एक्सपेंस के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि कैश होगा या बैंक का होगा, जो भी होगा,
कैश रिसिप्ट एंड कैश पेड दोनों कैश के अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कैश चाहे आ रहा है चाहे कैश जा रहा है, वो दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो अलग अलग। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपका एक इनकम है, उसका एक्चुअल में इसका अकाउंट अलग होना चाहिए था। डिस्काउंट पेड का अकाउंट जो वो अलग होना चाहिए था, लेकिन अपन ने कैश बुक के साथ लिया, तो इनका जो आपस में बैलेंस नहीं होगा, आपस में मैच नहीं होगा। ये P&L के अंदर जो एक ये P&L में एज ए इनकम जाएगा। ये इसका बैलेंस जो वो P&L में एज एन एक्सपेंस जाएगा। समझ पा रहे हो बात? इसका टोटल जो वो, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम और डिस्काउंट पेड का कॉलम दोनों एक एक ही डिस्काउंट के नहीं है, ये अलग अलग है। ये एक इनकम का अकाउंट है और एक ये एक्सपेंस का अकाउंट है। तो इसका जो टोटल करके जो है वो आपके P&L में जाएगा, और इसका भी जो टोटल है वो P&L में जाएगा। इस वजह से हम क्या लिखते हैं कि जो डिस्काउंट कॉलम होगा उसका कभी भी हम जो बैलेंस नहीं निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे? टोटल की जाएगी। डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं निकाला जाता, ओनली टोटल की जाती है। बिकॉज एक साइड डिस्काउंट रिसीव्ड को शो कर रहा है और दूसरी साइड डिस्काउंट पेड को शो कर रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब कि यहाँ पर लिख दीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम को शो करता है। दूसरा साइड डिस्काउंट पेड है वो एक एक्सपेंस को शो करता है। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है? यहाँ तक का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आगे बढ़े। क्लियर है? एक इसी में आता है पेटी कैश बुक, जो कि छोटे मोटे खर्चों के लिए होती है। कैशियर को
वो उनसे भुगतान करता है, एंट्री करता है। ठीक है, क्या होगा फॉर्मेट? कुछ भी नहीं होगा। ये शुरुआत के अंदर जो वो आपका एक जो कॉलम है वो शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये पर्टिकुलर, फिर आप चाहो तो उसके भी जो वो उसको करने के लिए वाउचर नंबर रख लो ताकि आप उसको ट्रैक कर पाओ। फिर जो है जैसे ये स्टेशनरी के लिए, ये पोस्टेज के लिए, ये टी एंड अदर के लिए, ये न्यूज़पेपर के लिए, ये सनराइज के लिए। जैसे जैसे पेमेंट होगा वैसे वैसे पेमेंट करता जाएगा। बाकी इसमें इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। सिस्टम का नाम है, ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्लियर है? फिर जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री के बाद में जो हम क्या करते हैं, जो या तो सब्सिडी बुक में करते हैं या अलग से जर्नल एंट्री करते हैं। उसके बाद में जो हम क्या करते हैं, लेजर के अंदर जो करते हैं वो पोस्टिंग करते हैं। सब्सिडी बुक के अंदर जो टोटल की जाती है उसे कि मैंने शायद लिखवाया था उस क्लास के अंदर या नहीं लिखवाया था, तो आप लिख दीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग इज कॉल्ड कास्टिंग। जो हम टोटल करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम कास्टिंग कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद में लेजर के बाद में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग में जो है जैसे राम अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा लेजर का? ये जैसे राम अकाउंट है तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। मतलब जर्नल के अंदर इसकी एंट्री कहाँ है? ये राम अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो राम वाले में क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट। तो एंट्री कैसे पड़ी जाएगी? राम अकाउंट डेबिट, क्लियर है, टू कैश अकाउंट। और जैसे कि राम से पैसा मिला होता तो हम क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो हम बाय कैश करते हैं। तो एंट्री क्या होते हैं, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? इस हिसाब से करेंगे। फिर इसकी बैलेंसिंग करेंगे, जो कि अपन ने उस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। उसमें कोई खास नया पॉइंट जो है वो है नहीं। जैसे कि इस साइड के अंदर टोटल जो वो आ रही है आपके 10,000 और 12,000, और इस साइड जो वो आ रही है मान लीजिए आपकी 8,000। तो आपका बैलेंस जो वो कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। रीजन क्या है, 12 और 10 22 से, 22,000 से डेबिट हुआ है, 22,000 से तो डेबिट हुआ है, 8,000 से क्रेडिट हुआ है। तो आप इस 22,000 को ऐसे लिख सकते हो, 8,000 और 22 में 60 गए 16,000, ये 8,000। इसी 22,000 को ऐसे लिख सकते हो, तो 8,000 से तो 8,000 कट गए और 16,000 का डेबिट बैलेंस एक्स्ट्रा बैलेंस है जो बच गया। अब किसी का क्वेश्चन आता है कि ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस से नहीं, हमेशा ओपनिंग बैलेंस है। दूसरे साल की शुरुआत में वापस ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट हमारा पेज आता है
देखो, एडजस्टमेंट एंट्री हम ट्रायल बैलेंस से पहले भी कर सकते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री हम ट्रायल बैलेंस के बाद भी कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस के पहले करेंगे तो ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस है, उसकी एंट्री आपने ट्रायल बैलेंस से पहले कर दी तो उस केस के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस नाम से दिखेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपने ट्रायल बैलेंस से पहले कर दी तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपने ट्रायल बैलेंस में नहीं की है तो आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। ट्रायल बैलेंस के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई चीज़ है, इसका मतलब क्या है कि उसकी अभी तक ट्रायल बैलेंस से पहले एडजस्टमेंट एंट्री नहीं हुई है। अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है मतलब कि ट्रायल बैलेंस से पहले उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज़ें दे रखी है उसका आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे जो दे रखी है होती है उनको आपको क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर लिखे हैं और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बेडर्स लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, बेडर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर वाली एंट्री होनी बाकी है। जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही डेटर लिखे और ट्रायल बैलेंस के अंदर ही बेडर्स लिखा है, इसका मतलब क्या, बेडर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर वाली एंट्री हो चुकी है। क्लियर है? तो एडजस्टमेंट एंट्री डिपेंड करता है कि वो पहले हुई है या बाद में हुई है, वो ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर दे रखी है उसके हिसाब से हम देखेंगे। ट्रायल बैलेंस जो वो छोटा सा ही फेज है, कोई खास इसमें बड़ी बात है नहीं। पहली बात, नॉट एन अकाउंट, कोई अकाउंट नहीं है ये। क्लियर है? ओनली ए स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। नॉट कंपल्सरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बनाओ ही बनाओ। ठीक है? ओनली टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी, सिर्फ और सिर्फ गणितीय जो शुद्धता है वही जांच करने के लिए है, उसके अलावा इसका और कोई भी काम नहीं है। क्लियर है? अकाउंट नहीं है कोई भी, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कोई बनाना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है। और ये क्या करता है, ये क्या लेता है, लेजर के बैलेंस एज ऑन डेट, कि उस तारीख को उनके बैलेंस जो वो क्या है वो ही शो करेगा। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसा कि पूछ रहे थे कि भाई अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में से किसका है, तो वैसे तो ये किसी का हिस्सा नहीं, लेकिन अगर आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में से दो को सेलेक्ट करना, दो में से एक को सेलेक्ट करना हो तो आपको अकाउंटिंग करना होगा, क्योंकि बुक कीपिंग जो सिर्फ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तक की बातें करता है। क्लियर है? ये क्या है, सिर्फ एक फेज है, ओनली ए फेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक मात्र फेज है, बीच में ये जो ये हम कर देते हैं ताकि इससे जो है वो हमारे ये बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो सीधा इसमें सारे के सारे लेजर के बैलेंस पड़े तो सीधे सीधे यहाँ से हम ले लेते हैं। क्लियर? हाँ, नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का भी हिस्सा नहीं है। कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, तीन तरीके से इसको बनाया जा सकता है। मेथड, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल मेथड के अंदर क्या किया जाएगा,
सारे लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट साइड की टोटल लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, सारे लेजर के बैलेंस लिखेंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है? इस ट्रायल बैलेंस से आपको क्या पता चलेगा, इसके बाद में आपको एरर पता चलेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद आपको क्या मिलेंगे, एरर मिले। ठीक है, कि कौन कौन सी गलतियां हुई है। क्या ट्रायल बैलेंस का मिलना ये तय कर देता है कि हमारे कोई एरर नहीं है? नहीं, ट्रायल बैलेंस का मिलना सिर्फ इतना तय कर देता है कि हमारे डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर है, कि हमारी टोटल जो वो सेम है। अब समझिएगा, एरर जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। मेनली अगर एरर के टाइप अगर बात करें तो पहला तो होता है एरर ऑफ ओमिशन, कि हम भूल गए। अब भूल कहाँ सकते हैं, जर्नल एंट्री में भूल सकते हैं, टोटलिंग में भूल सकते हैं, पोस्टिंग में भूल सकते हैं, कहीं पे भी भूल सकते हैं। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, पहला हो गया। उसके बाद में एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब क्या है, कमीशन को याद रखिएगा, गलत से आपने कुछ गलती कर दी, मतलब कि कोई अकाउंट को गलत जो है वो डेबिट कर दिया, गलत क्रेडिट कर दिया, गलत अमाउंट कर दिया, इस तरीके का कुछ भी होगा तो उसे हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि आपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को जो है वो वॉयलेट कर दिया, तोड़ दिया है। अब प्रिंसिपल को तोड़ने का मतलब क्या है, कि जो खर्चा कैपिटल नेचर का था और जिसे आप कैपिटलाइज करना चाहिए था, उसको आपने क्या कर दिया, एज ए रेवेन्यू लिख दिया। या फिर जो खर्चा रेवेन्यू लिखना चाहिए था और उसको आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। और एक होता है कंपनसेटिंग एरर, जो कि क्या हो, ऐसे एरर जो आपस में क्या कर दे, एक दूसरे को एडजस्ट कर दें। क्लियर है? आज अपन इतना ही करते हैं, वैसे आज पूरा होगा नहीं, क्योंकि अभी एडजस्टिंग एंट्रीज भी बाकी है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बाकी है, तो फिर ज़्यादा भी हो जाएगा। चैप्टर को कल ही कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? तब तक एक बार जो है वो यहाँ तक के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं एक बार आपको उनसे बात कर लेता हूँ उनकी। या कल चैप्टर पूरा होने के बाद ही करते हैं। क्लियर है? इसको बाकी कल ही पूरा करते हैं अपन, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा।
और कोई डाउट हो यहाँ तक के तो पूछ लीजिएगा, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल मिलते हैं इसी टाइम 7 बजे।